स्टडी में क्या करेंगे, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो रिलेशन पेपर हुआ था वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, वो सारे जहां से एक आपको आइडिया हमेशा ये लगता चलेगा कि हमारा जो पेपर है, जिस एग्जाम की हम लोग वहां पे तैयारी कर रहे हैं, वहां पे कैसे 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 क्या हमारा मतलब हार्ड क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे तैयारी कर सकें। तो यहाँ पे दोस्तों आप और यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, और ये ट्राई करना कि यहाँ पे स्कोर जितना ज्यादा आपका हो पाए उतना ज्यादा आप करने का यहाँ पे ट्राई करें। आपका एग्जाम भी वहां पे होगा, जैसे मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये सारे आपका न्यू पैटर्न बेस्ड जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है वही सारे। तो यहाँ पे अगर किसी पार्ट का आपका कुछ क्वेश्चन गलत हो रहा है, जैसे कि आपका बायोलॉजी वीक है आपकी, या केमिस्ट्री वीक है, फिजिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उस पे ज्यादा फोकस आपको करना है, ये भी चीज आप वहां पे ध्यान रखना। जैसे तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जो आपका सिंह का एग्जाम वहां पे हुआ था कि ये बताओ संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों यही पैटर्न है, कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई पेपर हार्ड नहीं आता, ऐसी कट ऑफ आपकी 40 प्लस क्वेश्चन वहां पे नहीं चली जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप इन प्रैक्टिस सेट में तो तैयारी सही चल रही है, लेकिन अपना टारगेट यही बना के चलना कि कैसे भी करके हम मान लो 40 क्वेश्चन या 38 क्वेश्चन आपका वहां पे हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों इसका राइट आंसर हम लोग क्या बताएंगे, जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। तो क्या पे कई सारे बच्चे यहाँ पे आंसर देना स्टार्ट भी कर दिए, ज्यादा बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर ही वहां पे आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आप काउंट करते चलना कि किस पार्ट में आपका कितना स्कोर वहां पे पहुंच रहा है। तो इसका दोस्तों सीधा सीधा राइट आंसर आपको क्या बता देना, को बता देना ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे दो चीजें और यहाँ पे आप ध्यान रख लेना कि एक विधानसभा की पहली बैठक थी, उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ठीक है, यहाँ जो आपके दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, एक क्वेश्चन आता है स्थायी अध्यक्ष इसके कौन थे, वहां पे दो क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो पहली बैठक थी, वहां पे अस्थायी अध्यक्ष ही बनाए गए थे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि संविधान सभा के बैठक वहां पे हुई थी, तो आपको किसका नाम बता देना है, आप सीधे से नाम बताओगे डॉक्टर सच्चिदानंद। डॉक्टर सच्चिदानंद का दोस्तों नाम यहाँ पे बता देना, ये सिन्हा यहाँ पे लिख लेना। ये दोस्तों अस्थायी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम बताना है। और कभी कि भारत देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तब भी आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम वहां बताना। ये दो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। क्लियर कर लेना कि इसमें कुल सदस्य उस समय कितने थे, कुल सदस्य उस समय यहाँ पे कितने थे। तो 8 सदस्य दोस्तों उस समय उपस्थित आपके वहां पे हुए थे। ये दो पॉइंट भी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। दोस्तों जो ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया, दोस्तों मैं हर बार बताता हूं कि जो आपका आर्मी नर्सिंग का एग्जाम होता है वह चलना, जो आपका करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर दोस्तों ये मान चलना लगभग आपके 3 क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे, लगभग 2 हमेशा आते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपका स्टैटिक जीके होता है, इसके भी दोस्तों आपके 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, होता है उसके भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये दोस्तों 3 टॉपिक आपके मेन होते हैं। अगर आप यही 3 पार्ट जीके क्वेश्चन सही कर लोगे कि आपका एग्जाम के लिए पर्याप्त वहां पे हो जाएगा। अगर हम काउंट भी करें 3 3 6, मान लो 3 2 5 1 से लग से लेके आपके 7 क्वेश्चन इसी से, इन्हीं टॉपिक से आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो इन 3 टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस वहां था। इसमें ये पूछा जा रहा है कि 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया जो आपका बायलर 2024 किस पूर्ववर्ती बायलर अधिनियम का प्रतिस्थापित करने के लिए किया है। और जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या बताओगे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, क्योंकि तो आप ये मान चलना ये अभी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, क्योंकि 2025 चल रहा है, तो आपके एग्जाम में 24 वैसे ज्यादातर आपके 6 महीने का पूछा जाता है,
लेकिन ये आपके इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन अभी जितने भी एग्जाम हुए वहां आपके हो चुके हैं। तो सीधा सीधा इसका राइट आंसर क्या बताओगे? यहाँ पे दोस्तों जो आपका बॉयलर अधिनियम 1930 दिया जा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी बॉयलर अधिनियम 1923 को ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था। और दोस्तों तो इसका उद्देश्य आप सीधा सीधा बताना कि बॉयलरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका एक उद्देश्य वहां पे था, और नया अधिनियम की सुधार और आधुनिक मानकों को शामिल यहाँ पे करता जो आपका नया अधिनियम वहां पे आया है। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या हम आंसर बताना है करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, संविधान। इस पे ज्यादा फोकस आपको वहां पे करना है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पेपर है। अच्छा, एक सवाल ये पूछ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ आपका कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार के द्वारा प्रदान वहां पे किया जाता है। अब ये 4 राज्य के नाम दिए जा रहे हैं। पहला है हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, महाराष्ट्र। अब बताइए क्या राइट आंसर इसका यहाँ पे आपका हो जाएगा अगर हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ। रिपीट भी होते, मैंने हर प्रैक्टिस सेट में आपको बताता हूँ कि आपके एक एआरओ का दूसरे एआरओ, दूसरे का तीसरे एआरओ में क्वेश्चन पहुंच जाता है। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या बताओगे? यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको राइट आंसर यहाँ पे कर देना है। ये आपका आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपका वहां पे दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है कि यह आपका टेलीविजन के श्रेष्ठ उत्कृष्टता के लिए वहां पे दिया जाता है। जैसे कि जिसे आपका एक आईफा अवार्ड होता है, ये भी अवार्ड तो वहां पे सरकार की वजह से आपका हॉलीवुड ऑस्कर अवार्ड देता है। तो उसी तरह से क्या होता है, आंध्र प्रदेश सरकार नंदी पुरस्कार वहां प्रदान करती है। का अर्थ क्या होता है? नंदी का अर्थ होता है नंदी बैल, जो इस राज्य का सांस्कृतिक पहचान है। नंदी बैल जो आपका आपका एक पहचान भी वहां की हो जाता है। तो सीधा सीधा राइट आंसर हम लोग क्या बताएंगे? आप आंध्र प्रदेश बता दीजिएगा कि क्या पैटर्न आ रहे हैं, कितना स्कोर हो रहा, आपकी तैयारी कैसी चल रही वहां पे। ठीक है, चलिए। अच्छा, सार्वजनिक प्रावधान उन वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भित करता है जिन्हें सरकार के माध्यम से उपलब्ध। अब ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए। अब एक बार ध्यान से ये 4 ऑप्शन पढ़िए, फिर सोचो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है। एग्जाम होता है आज दोस्तों, यहाँ पे कुछ आप ऑनलाइन एसटी भी देना स्टार्ट कर देना, क्योंकि अब आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि जो दिन बचेंगे वहां पे केवल आपको एसटी वहां पे देने हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर बताइए क्या यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम होगे केवल लाभार्थियों के साथ ही साझा किया जा सकता है, हाँ ये भाई बिल्कुल सही है। केवल ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होता है, हाँ ये भी बात सही। उपयोग की ये भी बात है। सभी के लिए उपलब्ध होता है, सभी के लिए उपलब्ध होता है। सीधा क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर डी आपका यही आपका उपलब्ध वहां पे होगा ना। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। यानी सभी नागरिक इस हर नागरिक इसका उपयोग वहां पे आपका करता है। तो क्या बताओगे सीधा सीधा राइट आंसर? ये सभी के लिए उपलब्ध आपका। चलिए, अगले सवाल में एक ये पूछा जा रहा है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीत कौन है? पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? नीरज चोपड़ा होंगे, मिल्खा सिंह होंगे, अंजू बाबी जॉर्ज हो जाएंगे, पीटी ऊषा। पदक, यहाँ केवल पदक की बात नहीं की जा रही, स्वर्ण पदक की बात की जा रही है। और काफी ये फेमस भी हुए थे, चर्चित भी वहां पे। आंसर काफी बच्चे राइट दे रहे हैं। भाई राइट आना भी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन बच्चे वहां पे गलत करेंगे तो भाई आप वहां पे जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे मिस नहीं करना है। और ये भी दोस्तों आपका एक प्रकार का करंट अफेयर का ही क्वेश्चन आता है। मान चलना 2 से 3 क्वेश्चन 100% करंट अफेयर का आपको वहां पे दिखेगा। तो उस पे भी आपको फोकस ज्यादा वहां पे करना है। तो नीरज चोपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि 2023 में क्या बताओगे यहाँ इसमें वर्ल्ड चैंपियन, आपका जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में आपको इन्होंने क्या किया था? जेवलिन थ्रो में जो भाका भाला पे जीता था। अब इसके पहले कौन सा पदक जीता था दोस्तों? आपका जो 2020 में आपका जो टोक्यो
पदक वहां पे जीता था। यानी 2020 में कहां पे, जो आपका टोक्यो ओलंपिक। अब इसके बाद 2023 में भी इन्होंने आपका जो भाला फेंक में गोल्ड पदक वहां पे इन्होंने जीता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप याद। बाद उसमें आपका एक अगला क्वेश्चन आता है, ये बताइए अच्छा, आयात पर, यानी आयात पर भारत की निर्भरता पर पड़ा है। दोस्तों जो हरित क्रांति है, इसमें दो क्वेश्चन और आपके हमेशा पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन आता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ये दोनों चीजें याद करना, ये दोनों पॉइंट ही हमारे फिलहाल इसका राइट आंसर बताओ कि ये चार ऑप्शन एक बार ध्यान से पढ़िए, फिर सोचना कि इसका राइट आंसर वहां पे क्या हो जाएगा। और मैं इसका जरूर अपनी बात लाना ये क्वेश्चन देखते हुए कि हम लोग राइट आंसर इसका क्या बता सकते हैं। अब ये सारे मैं वही में एग्जाम आपके वहां पूछे गए थे। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में राइट आंसर हो जाएगा। पहले दोस्तों क्या होता था कि जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, हम लोग बाहर के देशों से मंगवाते थे। वहां पे भाई हमारे देश में खुद ही इतना आपका मान लो खाद्यान्न हो गया है कि हम लोग खुद में आत्मनिर्भर हो गए, यानी हम लोग बाहर आप ये मान लो हम लोग खुद ही, मान लो जो बाहरी कंट्रियां होती वहां पे हम लोग खुद ही वहां पे अब आपका ये वहां पे दिया जाता है। ये आप ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी अब हम लोग आयात नहीं करता, तो हम लोग निर्यात करना अब वहां पे। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति मान लो किस दशक में आपकी शुरू हुई थी। तो दशक क्या 1960 दशक से आपके हरित क्रांति यहाँ पे भारत में शुरू हो गई थी। ये दशक नोट कर लेना किसका, भारत देश का। दोस्तों हम लोग दो पॉइंट दोस्तों यहाँ पे और नोट नाम पता होने चाहिए। एक दोस्तों नाम सीधा सीधा आपको ये पता होना चाहिए किसका, नारमन बोरलॉग का। एक नाम दोस्तों यहाँ पे आप ये याद करना, नारमन बोरलॉग, एक ये नाम आपका है। अब एक नाम दोस्तों यहाँ पे नोट करना किसका, एम एस स्वामीनाथन का। एम एस स्वामीनाथन आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके हो जाते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, इस समय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो सीधा सीधा बताना है नारमन बोरलॉग का नाम बताना है। और कभी अगर ये लिखा हुआ के जनक किसे कहा जाता है, तो आपको नाम बताना है एम एस स्वामीनाथन का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। और मैंने कंप्लीट नोट्स आपको आज सब्जेक्ट के यहाँ प्रोवाइड करा रखे, जैसे आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जी अच्छे से तैयार करते चलिएगा। ये सारे आपके न्यू पैटर्न नोट्स मैंने जो प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आप ये सारे तैयार करके अपना एग्जाम मान लेना कि यहाँ से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस वो सारी चीजें आपको अच्छे से तैयार करके कंप्लीट नोट्स हैं आल के सब्जेक्ट के। इसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके अभी तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा रखे, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। ये भी चीज यहाँ ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री मिल जाएंगे, क्योंकि भाई आप देना बहुत जरूरी यहाँ पे है। ये सारे जो अपना एप्लीकेशन है एनए वाला, यहाँ पे सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। सीधा प्ले स्टोर यहाँ पे एनए वाला सर्च करोगे, जैसे आप वहां पे एनए वाला लिख के आप यहाँ पे ये सर्च करोगे, एप्लीकेशन अपलोड कर दिए, तैयारी करना स्टार्ट करिएगा। अगर भाई आपको लगता है भाई हमें इसी साल अपना एग्जाम क्लियर करना है, तो ये नोट्स जरूर चाहिएगा। अब एक सवाल दोस्तों ये हमारा पूछा जा रहा था, ये बताओ अच्छा निम्न में से किस एशियाई देश में मिलियन से अधिक है, मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है। ये चार ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं, जैसे पहला है श्रीलंका, पाकिस्तान। पे हमें जो आंसर बताना इन्हीं चार देशों में आपको बताना है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रियां हैं, लेकिन जो आपके एमसी सेंटर में इन चार ऑप्शन बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या बताओगे दोस्तों, आप
हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। जैसे दोस्तों पाकिस्तान में जैसे दोस्तों एक कराची हो गया, अब ये कराची हो गया, इसके बाद दोस्तों जैसे आपका लाहौर हो गया, और क्या नाम बताया आपका लाहौर हो गया। ये दोस्तों जैसे शहर क्या होता है मिलियन प्लस, और शहरीकरण दर पाकिस्तान में लगातार आपकी ये बढ़ भी वहां पे रही है। तो ये इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, सीधा सीधा नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों एक आपका जो अगला सवाल आता है, भारत के किस लोकेशन को आपका यूनेस्को की मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या लिखा है की सूची में शामिल किया गया है। बताओ ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए, इनमें से बताना है कि राइट आंसर हमारा। ये सारे वही जो आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर में रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करके जाना। हाँ पूछा जाएगा, बस एग्जाम तक मैं जैसे बता रहा हूँ तैयारी करते चलिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ जरूर क्वेश्चन आपको दिखेंगे। बताओगे यहाँ पे आपको क्या बता देना, ये आप बताओगे सीधा पंपा संकीर्तन, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल संकीर्तन आपको यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बता देना है। और यहाँ पे एक चीज ये भी याद कर लेना कि ये आपका मणिपुर का एक पारंपरिक भक्ति गायन है। कहाँ को जाएगा, मणिपुर राज्य का एक पारंपरिक भक्ति गायन। तो यही नोट कर लेना कहाँ का हो जाएगा, आप सीधा बताओगे मणिपुर का। मणिपुर का दोस्तों यहां बता देना ना, ये आपका श्री कृष्ण, क्या लिखोगे यहाँ पे श्री कृष्ण भक्ति पर, श्री कृष्ण भक्ति पर जाएगा। अब ये यूनेस्को ने इसे भारत के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसे आपका वहां पे शामिल किया गया है। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, ये बताओ अच्छा आर्थिक रूप से सक्षम की तुलना में उसकी साक्षरता की स्थिति कैसे, आर्थिक रूप से जो लोग सक्षम होते हैं उनमें साक्षरता की दर कैसी होगी। बताओ ये चार ऑप्शन है, हमें बताना है राइट आंसर आएगा। बताओ उच्च साक्षरता दर होगी, दूसरी साक्षरता दर होगी, कोई साक्षरता नहीं होगी, विशेष साक्षरता दर होगी। पेपर में हमारे रिपीट हुआ, और आपके एग्जाम में हर बार कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट बहुत ज्यादा वहां पे होते हैं। बता देना ये हो जाएगी दोस्तों विशेष साक्षरता दर हो जाएगी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी होती आमतौर पे अधिक ही आपकी वहां पे होती है। ये साक्षरता दर क्या होता है, यानी कि हमारा जो देश होता है उसके विकास में काफी, भाई जाहिर सी बात है अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आर्थिक रूप सक्षम से आप ये समझ सकते हैं भाई जिसके पास तो आसानी से वहां पे ले सकते हैं ना। तो वह यही बात कही जा रही है कि अगर आर्थिक रूप से सक्षम की तुलना में उसकी, भाई वो तो विशेष साक्षरता दर हो जाएगी, ज्यादा ही होगी, कम तो होगी नहीं वहां पे। तो हम लोग क्या बताएंगे, तो सीधा सीधा ऑप्शन डी आपको राइट, भर्ती में क्वेश्चन पूछे गए थे वहां भी आपका ऑप्शन डी ही आपका राइट वहां पे किया गया था। चलिए एक अगला क्वेश्चन, ये बताओ अच्छा कि 10 अगस्त 2024 तक भारत सरकार के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 2024 तक का पूछा गया था। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, करंट अफेयर फोकस करना स्टार्ट कर दे तो आप वहां पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन वहां चलना करंट अफेयर का ही आपका आ जाएगा, और 10 में 3 क्वेश्चन बहुत मायने वहां पे आपका रखता है। तो जो स्टार्ट कर और ऑलरेडी मैंने नोट्स किया, जो करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करा रखे 600 क्वेश्चन के, वही तैयार करके जाना आपके एग्जाम में क्वेश्चन। इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए गए थे, तो क्या बता दोगे इसका राइट आंसर। तो आप तो सीधा सीधा क्या बताना है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम, किसका नाम बताओगे, धर्मेंद्र प्रधान का नाम बता देना है, ऑप्शन नंबर हो जाता है। यहां पे ये याद करना कि वो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 के ये निभा रहे हैं, और इन्होंने स्किल इंडिया मिशन की भी गति वहां पे दी थी। जो आपका स्किल इंडिया मिशन वहां पे चल रहा
यहाँ पे योगदान था किसका, धर्मेंद्र प्रधान का। ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था रिलेशन भर्ती में, तो आपका ये राइट आंसर। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला सवाल आता है, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट। दोस्तों बच्चे यहाँ पे जो नर्सिंग वाले होते हैं मैथ से नहीं होता है भाई, मैथ से आपको बिल्कुल नहीं घबराना, मैथ बिल्कुल आपकी इजी आएगी। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो बना सकते हो। दोस्तों आपके जो 5 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन का एडवांस मैथ का आता है, 4 आपके अर्थमेटिक के ही वहां पूछे। तो रिकॉर्ड में तो हो गया, ऐसे क्वेश्चन कभी कभार डालता है, नहीं ज्यादातर आपके अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन वहां पे आपके पूछे जाते हैं। तो मेन फोकस वहां पे आपको करना है। जैसे एक सवाल ये पूछा जा रहा है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ये ट्रेन की लंबाई 360 है। ऑलरेडी आपको करा भी रखा है, सीधा सीधा आप पूछा क्या है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये हमें पता, समय बराबर दूरी बटे चाल। टोटल दूरी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे क्या है, यानी कि ये दिया जा रहा है क्या, ये दी जा रही है आपकी 240 मीटर। यहाँ पे दूरी क्या होगी 240, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब प्लस 360 मीटर लंबाई की ट्रेन है, तो इसकी लंबाई भी जोड़ लो। तो अपनी जो ट्रेन की लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई, वह टोटल तो हमारी लंबाई होगी जाके। तो कुल दूरी इतनी होगी। अब बटे चाल, चाल प्रति घंटा में है, ये सारे आपके मीटर में है, ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको भी क्या करो, मीटर पर सेकंड बदल लो, 5 पूरा। अब ऊपर जोड़ो कितना होगा, ये 300, 240 और 360 आप यहाँ पे ऐड किया, ये आपका हो गया 600। 600 बटे 5, ये 18 आपको ऊपर वहां पे चला जाएगा। इसे सोल्व करिए, कितना हुआ, ये सीधा सीधा आपका 10 हो गया, 5 से काट तो बराबर सीधा क्या बोल दिया आपने बताया, 36 सेकंड का समय वहां पे लगेगा। तो सीधा सीधा राइट आंसर कितना आपको बता देना, और यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सवाल आएंगे, मैथ से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप वहां पे बना लोगे। दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है, की चाल से वापस आता है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताओ। दोस्तों इस जो आपकी एवरेज स्पीड होती है, अब 2 गुणे S1 S2, यानी दोनों चालों गुणा कर दो, बटे S1 प्लस S2, दोनों चालों को आप जोड़ के भाग कर दो, यहाँ पे निकल के आ जाती है। तो इसका फार्मूला क्या लिखोगे आप, ये होता है 2 गुणे S1 S से गया, किस चाल से आया, ये S2 हो जाएगा, बटे S1 प्लस S2 कर दो, दोनों चालों क्या कर दो, यहाँ पे जोड़ दो जाएगा। जहां पे S1 लिखा वहां पे 78 रख दो, जहां S2 लिखा वहां 91 रखो, कैलकुलेशन करो, आपका आंसर सीधा सीधा यहाँ पे निकल के आएगा। 2 गुणे S1 कितना है आपका 78, और आपका S2 कितना 91। अब दोनों जोड़ दो, आपने कहा यार दोनों का आप जोड़ो कितना हो जाएगा 169, ये आप जोड़ दो 169 होगा। अब इसे सॉल्व करो, कितना आपका निकल के आ जाएगा, ये कितना आएगा सीधा सीधा, यानी 2 से काटा 3 से 91, ये दोस्तों आपका सॉल्व करोगे, ये आपका निकल के आएगा कितना 80। सीधा सीधा क्या बता देना है, ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाए। कितना हो जाएगा 84 हमारा बिल्कुल। बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे उतनी जल्दी आप सभी के आंसर वहां पे दे पाओगे। अगला बताइए, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का, कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी भी पूछा गया, सचिन ने 152 कुर्सियों बेची और उसे 52 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ का जाएगा, उसका लाभ का परसेंटेज क्या हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सीधा सीधा क्या मान लिया, कि हमने माना कि आपने माना कि एक कुर्सी आपकी, हमने माना 1 रुपए की, एक कुर्सी हमारी 1 रुपए की आपकी हो गई कि 152 कुर्सियां बेची और 52 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य है वो 152। ठीक है, तो बताओ अच्छा क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अगर अगर 52, अगर उसमें 52 कुर्सियों का लाभ हुआ है
तो भाई 52 का अगर उसे प्रॉफिट हुआ है कितने का, 52 कितना रहा होगा भाई, 100 ही तो रहा होगा, 100 ही तो रहा होगा। तभी तो 100 में अगर हम 52 का प्रॉफिट लेंगे तभी तो आपको 152। क्या पूछा जा रहा है, ये बताओ उसका परसेंटेज लाभ क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हम सभी को पता है जो आपका प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य गुणे 100, तो लाभ कितना आपका 52 रुपए है, बटे आप क्या करोगे क्रय मूल्य आपका 100 ही, 100 कुर्सी 100 रुपए की, 100 हो जाएगा। और गुणे क्या करोगे, परसेंटेज निकालना 100 को, इस 100 से 100 काट दोगे, यहाँ पे निकल के आ गया। तो क्या बताओगे, सीधा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताओगे 52% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा है। अच्छे प्रैक्टिस वहां पे करिएगा, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे वहां पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान से पढ़िए क्या चीज यहाँ पे दी जा रही है और कैसे आप इसका राइट आंसर यहाँ पे निकालेंगे। क्या दिया गया है, ईंधन का 55%, फिर 10%, फिर आपका 20% कम की गई। पहले क्या हुआ, कम की गई है, फिर क्या बोला गया 65% की वृद्धि हुई है। तो क्यों कुल मिलाकर ईंधन का कीमत कम होने या बढ़ने, ये आपसे यहां पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालोगे, ध्यान देखो। देखो हमने ये माना कि स्टार्टिंग का हम अगर मान चले, स्टार्टिंग हमने माना कि 100 रुपए, कीमत हमारी 100 थी, हमने ये मान लिया। फिर पहले क्या बोले 55% कम, 100 में आपका 55% कम हो गया, तो बचा कितना, आप कहोगे भाई इसमें बचा 45/100, इसे तो 45, कितना बच गया 45। अब मान कितना हो गया 45, ये हो गया पहला हमने आपका डिस्काउंट वहां। अब देखो दोबारा क्या बोला, दोबारा फिर बोला 10% कमी होगी। अब इसी 45 में अगर आप 10%, 90/100 हमने कर दिया, 10% कमी कर दी, ये कितना आपका निकल के आ जाएगा, 10% कमी करोगे, सोल्व करोगे 40 पॉइंट, पहले 45, पहले आपका 55 कमी किया, अब आपने 10 कमी कर दिया यहाँ पे। अब तीसरे दोस्तों क्या कहा गया, % कमी कर दी गई, यानी ये मान जो आपका दिया गया है 40.5 का, इसमें 20% कमी की गई, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसे सॉल्व करोगे ये आपका 32.4 दोस्तों आपका निकल के आ गया। अब इसके बाद कहा हो गई, यानी कि जो आपका ये मान आया है, दोबारा क्या हुआ, जो आपका 32.4 है अब हो गई है, तो क्या निकालोगे, सीधा 165/100 हमने यहाँ पे कर दिया। इसको सॉल्व करो, ये दोस्तों कितना निकल के 46 दोस्तों हमारा आ गया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है, ये बताओ उसका जो लास्ट वृद्धि करने की, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ। देखो 100 की समान थी, अब 40, कितनी कमी आपकी हो गई यहाँ पे। आप इसे सीधा सीधा सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आ रहा है, इसे 100 में 100 माइनस का 53.46 करोगे, ये कितना दोस्तों निकल के आएगा, ये सीधा हो जाएगा आपका 54% दोस्तों आपका, ये निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपकी दोस्तों टोटल क्या हो जाए, कमी हो जाएगा, यहाँ पे निकल के आ रहा है 46.54, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इतनी कमी दोस्तों आपकी, स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों, प्रैक्टिस करिएगा, बस कैलकुलेशन है यहाँ पे, कुछ है नहीं इसमें, बस कैलकुलेशन आपका दिया जा रहा है। अगर नहीं कि डिस्काउंट इतने सारे लगे हैं, हम लोग कैसे भाई सॉल्व करोगे, भाई स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, आप सभी के आंसर बड़ी आसानी से वहां पे निकाल। ये क्वेश्चन तो आपका रिपीट, वहां पे आपका जो पिछली साल आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था रिलेशन भर्ती में, ये मैथ क्वेश्चन सेम टू सेम था। अब इसका आंसर मैंने आपको बता ही रखा, तो एक बार इसके प्रैक्टिस कर लेना। इसका आंसर 84 गया था, क्वेश्चन आपका रिपीट वहां पे हो गया है। अब इस सवाल आता है बायोलॉजी का, ये सवाल ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा। सवाल में क्या दिया जा रहा है, निम्न में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाई जाती है, बताओ। थायराइड, एड्रिनल है, कौन सी केवल स्त्रियों में आपकी पाई जाएगी। तो क्या होगा भाई, तो हर बच्चे को पता होगा अंडाशय होता है, ये
ये स्त्रियों में ही आपकी पाई जाती है। सीधा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका जो अंडाशय होता है ये जनन तंत्र, क्या बताओगे? एक आपका जनन तंत्र दोस्तों आपका ये यहाँ पे आपका हो जाता है। अब ये अंडाणु उत्पन्न वहां पे करता है। अब ये केवल स्त्रियों में ही आपका वहां पे पाया जाता है। तो सीधा क्या बताओगे? आपका ऑप्शन सी हमारा। अच्छा ये बताना है गामा किरणों से क्या हो सकता है? गामा किरणों से क्या आपका हो सकता है? आंसर क्या हो गया? ज्वर, जलन, छींकना, ये आपका जीन म्यूटेशन। क्या बताओगे एग्जाम में अगर हमारे पेपर में है तो क्या बताओगे? इसका राइट आंसर कितना कहोगे? तो सीधा सीधा आपको क्या बताना है? ये बताना दोस्तों आपका जीन म्यूटेशन राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपकी ये गामा किरणें होती हैं ये आपकी ऊर्जा यानी क्या होती है? उच्च ऊर्जा। अब ये क्या करते हैं दोस्तों? आपका जो डीएनए होता है क्या होता है? आपका डीएनए होता है यानी आपका म्यूटेशन होता है। डीएनए जो पे कर सकती है। और दोस्तों गामा किरणों का यूज और कहाँ पे होता है? क्या बताओगे? इनका यूज दोस्तों आपका कैंसर के उपचार में भी, कैंसर के उपचार में भी गामा किरणों का यूज वहां पे आपका किया जाएगा। चलिए अब एक सवाल ये पूछ, काम गुर्दा नहीं करता, गुर्दा कौन सा काम इनमें से आपका नहीं करेगा? तो एक बार ये सोचिए कि क्या इसका राइट आंसर कितना हमारा यहाँ पे हो सकता है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्या बताओ गुर्दा, तो गुर्दा कौन सा काम नहीं करेगा? ये ऑप्शन जब आप यहाँ ध्यान से देखोगे दोस्तों यहाँ पे क्या है? रक्त का नियंत्रण भाई बिल्कुल करता है। अपसे निकालना भाई ये भी वो काम करता है। प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, हाँ प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन। यहाँ पे क्या प्रतिरक्षी दोस्तों? यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोडक्शन ऑफ द प्रतिरक्षी का उत्पादन। ये ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर। अच्छे तत्वों का उत्पाद निर्माण होता है, ये कहाँ पे होता है? आप बताओ अस्थि मज्जा में। ये कहाँ पे होता है? ये आप बताओ आपका हो जाता है। और इसके अलावा सारे आपके राइट आंसर यहाँ पे आपके हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा बारे में कि गुर्दे में लगभग कितने आपके नेफ्रॉन होते हैं? नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है गुर्दे में? 10 लाख। 10 लाख आपके नेफ्रॉन होते हैं। क्या बताओगे? 10 लाख आपके नेफ्रॉन यहाँ पे होते हैं। इकाई यहाँ पे कहलाती है। तो कभी अगर पूछा गया कि गुर्दे की यूनिट कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, वो आपके 10 लाख। नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10 लाख। आप बताना नेफ्रॉन आपके वहां पे पाए जाते हैं। चलिए एक सवाल, परिवहन किसके माध्यम से होता है? दोस्तों जैसे ये मानो कोई आपका एक वृक्ष हो गया, क्या होगा? एक आपका यहाँ पे मान लो वृक्ष हुआ तो ये आपकी मान लो जड़ें हो गई। ये क्या हो गई? जड़ें। अब यहाँ पे यही चीज पूछा जा रहा है कि अच्छा बताओ इनमें जल कैसे पहुंचेगा? तो कैसे पहुंचेगा दोस्तों? ये 4 ऑप्शन में क्या बताओगे? जाइलम। क्या बता दोगे? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो आपका ये जाइलम होता है बीच में, यहीं पे एक जाइलम वाला भाग आपका दोस्तों यहाँ पे होता है। इसी जाइलम जो पूरे उसमें फैलाता है आपका, क्या बता दोगे? जाइलम। यानी पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से हो जाएगा? जाइलम। आप सीधा आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। क्या बताओगे? जाइलम यहाँ बताना। यानी जड़ से पत्तियों तक जो जल पहुंचता है, जल और जाइलम यही समझ लेना भाई। जल की बात होगा, जाइलम आपको यहाँ पे राइट आंसर वहां पे बता देना है। अच्छा ये बताना उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है? किस समय पूछा गया है? ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे। अब इनमें बताओ कौन सा हार्मोन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। तो यही वहां पूछा जाएगा। तो अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप वहां पे जरूर आप वहां पे कर लीजिएगा। तो इसका दोस्तों सीधा सीधा एड्रेनलिन दिया जा रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों इसका एक अन्य नाम से और आपका ये आपातकालीन, क्या बोलोगे इसे दोस्तों? आपका आपातकालीन हार्मोन भी आपका कहा जाता है। कहां से निकलता है? तो कहां से दोस्तों निकलेगा? आप क्या बताओगे?
ये आपका जो एड्रिनल, क्या बताओगे यहाँ पे, वहां से ये हार्मोन आपका स्रावित होता है। अब ये दिल की धड़कन और रक्तचाप को क्या करता है, बढ़ाता है। वहां आंसर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगले सवाल पूछा जा रहा है, रखने पर उसका स्वाद जो आपका खट्टा हो जाता है, स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने से होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल होगा, नींबू का अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल होगा, यह आपका कार्बोनिक अम्ल होगा। तो क्या बता, पेपर में ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट हुआ तो सीधा सीधा क्या बताओगे, आपको बताना है क्या, लैक्टिक अम्ल जो आपका ऑप्शन आता है। दूध में दोस्तों क्या होता है, बैक्टीरिया जो आपका लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। दूध में जो बैक्टीरिया होते हैं अम्ल में आपका ये वहां पे चेंज करते, कन्वर्ट आपके वहां पे कर देते हैं, और ये अम्ल क्या करता है, दूध को खट्टा वहां बना देता है। कहते हैं, क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को किण्वन आपका कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है कि दूध जो खट्टा यहाँ पे होती है, इसका नाम क्या, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहोगे दोस्तों, सीधा सीधा आपको बता देना, ये आपके किण्वन, इसका राइट आंसर लैक्टिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। अब एक सवाल ये पूछ रहा है, फलों में उत्तरदायी है, जो हमारे फल होते हैं मीठे होते हैं, जैसे आम हो गया मीठा हो गया, केला जो इसमें जो मिठास होती है, या क्या है, कौन सा शर्करा इसके लिए उत्तरदायी आपके हो जाएगी, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। आंसर दे रहे हैं उन सारे बच्चों को लगभग आंसर वहां पे राइट आ रहे हैं। बस आप इसी प्रकार प्रैक्टिस करते चलो, आप जब भी पेपर देने क्वेश्चन वहां पे आपको बिल्कुल वहां पे दिखेंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, फलों में मिठास के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी हो जाएगी, फ्रक्टोज आपको बता देना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो आपका फ्रक्टोज होता है ना, इसे क्या कहोगे, का फ्रूट शुगर के नाम से भी आपका वहां पे जाना जाता है। अब ये आपका प्राकृतिक कहाँ पाया जाएगा, ये आपका एक फल हो गया, और एक दूसरा आपका जो शहद होता है, शहद में भी आपका ये वहां पाया। ये भी नोट कर लेना कि ये आपकी सबसे मीठी क्या, प्राकृतिक, सबसे मीठी आपकी प्राकृतिक दोस्तों शर्करा आपकी हो जाती है। तो कभी अगर प्राकृतिक शर्करा कौन सी हो जाएगी, तब भी आपको फ्रक्टोज का नाम बताना है। ये तीन चीजें यहां से क्वेश्चन आपके पूछे से आपको फ्रक्टोज का नाम बताना है। ये बताए फल और शहद जो मीठे होते हैं किसकी वजह से होते हैं, तब भी आपको फ्रक्टोज का नाम बताना है। मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी हो जाएगी, तो अब भी आपको फ्रक्टोज का नाम बताना है। ये तीन तरह के क्वेश्चन और यहाँ से आपके पूछे। दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है, ये बताओ, लाल पांडा की पत्तियां खाता, जो लाल पांडा होते हैं आपकी, ये किसकी पत्तियां खाएंगे, बताओ, चीड़ की होगी, नीलगिरी होगी, या मेपल की होगी, बांस की होगी। तो भाई हम सभी को पता है कि जो आपका किसकी पत्तियां खाएगा, सीधा सीधा क्या आपको बताना है, ये आपका खाता है किसकी, बांस की पत्तियां। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों जो आपके लाल पांडा होते हैं ना, ये क्या होते हैं दोस्तों, आपके शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके ज्यादातर आपके बांस की पत्तियां ही आपके खाते हैं। और ये कहाँ पे दोस्तों ज्यादा पाए जाते हैं, जो आपके हिमालय क्षेत्र हो, आपके दोस्तों हिमालय क्षेत्र होते हैं, वहां पे दोस्तों ये आपके ज्यादा पाए जाते हैं। और ये आपकी संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं लुप्त हो रहे हैं, संकटग्रस्त इनकी जात जो प्रजाति है काफी ज्यादा खतरे में भी वहां पे आ गई है। तो क्या बताओगे दोस्तों, सीधा सीधा बांस आपको राइट। अब एक सवाल ये हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका शाकनाशी खेतों में खरपतवार होते हैं, शाकनाशी कौन सा है, बताओ। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए शाकनाशी इनमें क्या बताओगे, शाकनाशी तो सीधा सीधा बताना है आपका, ये दिया है 2 4 D, ऑप्शन का हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, आपका एक शाकनाशी होता है। इसका उपयोग कहां पे होता है दोस्तों, आपका जो आपके खेतों में खरपतवार
इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा आप देखा होगा तो कि जो हमारे खेतों में कई सारे घास-वास होते हैं, खरपतवार आ जाते हैं, तो जो किसान लोग होते हैं तो भाई ये दवा का नाम ही आपको वहाँ पे दिया गया है। ये क्या करता है जो खरपतवार होते हैं, उसको ये जला देता है, उसको नष्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ आपका वहाँ पे किया जाता है। अब एक सवाल ये पूछा गया है, पक्षियों के अध्ययन को इजी सवाल है और हर बच्चा जो फिलहाल आंसर यहाँ पे दे रहा है, सारे बच्चों के सवाल आंसर भी सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके बेसिक नहीं करने वहाँ पे। तो जो बच्चा ये क्वेश्चन वहाँ पे गलत कर देता है, भाई मान चलना आपकी आपके कॉम्पिटिशन भाई ये आपके देखो इसका आंसर आप दोगे, यानी हर बच्चा इनके आंसर देगा, चाहे वो तैयारी करने वाला होता है या जो कम तैयारी करने वाला। लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चन वहां पे गलत कर दोगे, तो भाई कंपटीशन तो छोड़ो भाई, सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर वहां अभी भी आपको वहां पे गलत नहीं करने। तो सीधे से राइट आंसर क्या बताओगे? आप बता देने आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाएगा और पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे पक्षियों का जो वैज्ञानिक का वर्गीकरण है, इसमें आपका शामिल भी आपका यहाँ पे हो जाता है कि जीव विज्ञान की एक शाखा आपकी वहां पे हो जाती है। तो क्या बताओगे? सीधा सीधा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। पाचन तंत्र के चरणों की निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? बताओ, पाचन तंत्र के में से कौन सा अनुक्रम आपका सही हो जाएगा? एक बार ध्यान से पढ़िए फिर बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर तो आपका वहां पे दिया जो मैंने नोट्स में आपको बाकायदा डिटेल से आपको बता रखा है, अगर वो सारे आप अच्छे से वहां पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से इसका आंसर बताओगे। सीधा सीधा राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको बताना है क्या? पहले क्या हो जाएगा? देखो, अंतर ग्रहण होगा, फिर पाचन होगा, फिर आपका उत्सर्जन हो जाएगा। दो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसमें भाई कुछ बच्चे जो बी पता है लास्ट में आपका उत्सर्जन ही यहाँ पे होगा, और इसमें लास्ट में क्या पाचन दिया? भाई पाचन कैसे तो लास्ट में होता है, पहले तो भाई उत्सर्जन तो ही होता है। तो ये भी गलत हमारा हो जाता है यहाँ से। तो हम बड़ी आसानी से वैसे इसका आंसर वहां पे आप दे सकते थे। नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। देखो, इसके अगर मतलब समझना चाहो, कहाँ से होगी? पहले क्या होगी? आपका अंतर्ग्रहण से होगी। कहाँ पे होगी? अंतर्ग्रहण से होगी। फिर क्या होगा दोस्तों? इसका पाचन होगा, यानी कि आप जो उसका डाइजेस्ट होगा उसका हम लोग क्या करते हैं? अवशोषण आप करते हैं। फिर क्या दोस्तों, आपने अवशोषण उसका कर लिया तो लास्ट में भी होता जो, यानी जो आपके अनावश्यक पदार्थ होते हैं जो आपके डाइजेस्ट हुए नहीं हुए, वो सारे बाद में आपके उत्सर्जन के द्वारा सारे। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया था वहां पे कि एक कोशिकीय जीव काला जार का कारण है। निम्न में से कौन सा आपका एक कोशिकीय जीव आपका जो काला जार हो जाएगा? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब बताइए इनमें से राइट आंसर आप यहाँ पे कितना बताओगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो किसका नाम बताओगे? लिस्मैनिया का नाम दोस्तों बताना। ऑप्शन बी आपका दोस्तों लिस्मैनिया आपका क्या हो जाएगा? एक आपका परजीवी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका परजीवी प्रोटोजोआ दोस्तों आपका ये यहाँ पे आपका हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका जो आपके सैंड फ्लाई होती, क्या बताओ? ये दोस्तों आपको जो सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है, किसके काटने? सैंड फ्लाई के काटने से अभी दोस्तों करता है जो आपका प्लीहा हो गया। क्या होता है? प्लीहा, प्लीहा और यकृत होता है ना, इसको ये बहुत ज्यादा प्रभावित वहां पे करता है। तो किसके काटने से होगा? आप बताओगे सैंड फ्लाई काटने से होगा शरीर में। तो प्लीहा और यकृत को ये ज्यादा प्रभावित वहां पे आपका करता है। अगले सवाल में, किस समूह के पौधों के बीज आवरण रहित होते हैं, यानी कि जो उनके बीज होते बाई पे नहीं रहता है? जैसे आपने देखा ही होगा जो आपका आम का गुठली होती है, उसके अंदर एक बीज होता है, जहां आपने देखो आम
जाती है, आम का पेड़ वहां निकलता है। लेकिन इसमें पूछा जाए भाई उसमें आवरण ही नहीं, कोई आवरण रहित है, बताओ क्या उसे क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो क्या बताओगे भाई, आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ तो सीधा सीधा हम बताएं क्या, अना राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और इनके उदाहरण आप समझ सकते हो, जैसे आपका जो चीड़ हो गया, तो जैसे आपका देवदार हो गया, इनके वृक्ष आपके यहाँ पे होते हैं, इनमें तो क्या होता है फल नहीं बनते हैं, इनमें क्या होता है फल, बीज शंकु, इनके जो बीज होते हैं क्या बताओगे, बीज इनके शंकु में स्थित होते हैं। बीज किस में स्थित हो जाएंगे, शंकु में आपके स्थित हो जाते हैं। यानी चीड़ देवदार में इनके सीधे सीधे क्या होते हैं, बीज तो बनते ही नहीं भाई, इनके जो बीज हो जाते हैं। अब एक सवाल आपसे ये हमसे पूछ रहा है, ये बताओ थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किस, जो आपके कई सारे वैज्ञानिक मतलब होते हैं ना, इनके खोजकर्ता हो गए, कौन किसके जनक है, ये अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि जनक से जाते हैं। तो बताओ इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, रसायन विज्ञान बताओगे, वनस्पति विज्ञान बताओगे, भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान। आंसर सीधा सीधा क्या बताना आपको, वनस्पति विज्ञान बता देना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पेस्टस है, इन्हें वनस्पति विज्ञान का क्या कहते हैं, जनक है, फादर वहां पे कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, पौधे यहाँ पे विकसित की थी। अब इनके बारे में एक चीज दोस्तों यहाँ पे ये नोट करना इंपॉर्टेंट, कि इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ पूछ ले, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये सीधा से नाम दोस्तों आपको यहाँ पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। ये इनकी जो पुस्तक है या ग्रंथ है, ये अच्छे से तैयार कर लेना, ये भी आपका, क्योंकि ये चीज आपके एग्जाम में बहुत बार इनकी पुस्तक के बारे में पूछा गया है। अगले सवाल है हम, कोशिका वाले निश्चेतित अंडे को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, ये चार ऑप्शन आपके ध्यान से पढ़े, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं सारे बच्चों के यहाँ पे कमेंट पढ़ूं, इससे केवल आपका टाइम वेस्ट होगा, करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में रिपीट वहां पे हो रहे हैं, ताकि एक आपको ये भी पता चलता रहे कि हमारा पैटर्न कैसा आता है, कैसे क्वेश्चन हमारे तैयारी करने की हमारा एग्जाम वहां पे क्लियर आपका हो जाए। तो दोस्तों क्या बताओगे, सीधा सीधा राइट आंसर आपको बता देना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी है, जायगोट जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये युग्म शुक्राणु और डिंबाणु के संलयन से बनता है, किसके संलयन से बनेगा, तो यहाँ पे नोट करना, शुक्राणु, आपको शुक्राणु हो गया, प्लस दोस्तों जो आपका डिंबाणु होता है, क्या आपका डिंबाणु होता है, इनके दोस्तों क्या संलयन से आपका बनता है। पहली अवस्था होती है, ये क्या होती है, जो आपका भ्रूण होता है, बच्चा बनना स्टार्ट होता है, इसकी ये आपकी पहली अवस्था वहां पे होती है। अब यह कोशिका आपका वहां पे स्टार्ट आपका हो जाता है। तो क्या बताओगे सीधा राइट आंसर, युग्मनज आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के पूछे थे, आप काउंट करते रहना कि आपके जीके में क्या स्कोर था आपका, या मैथ स्कोर आपका गया है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे केमिस्ट्री कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इसमें सीधा पूछा बताइए, जिसकी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम का विखंडन के दौरान अनिवार्य है, ये चार ऑप्शन पढ़िए, बताइए, सोचिए क्या आपका राइट आंसर यहाँ पे हो सकता है। क्या क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ जो आपका रिलेशन भर्ती में पूछे गए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पैटर्न में क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे। क्या बताओगे इसका राइट आंसर, सीधा न्यूट्रॉन बताना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका न्यूट्रॉन यूरेनियम दोस्तों आपका होता है, ये यानी कि न्यूट्रॉन यूरेनियम दोस्तों आपका जो 235 के विखंडन चालू होता है। और दोस्तों एक चीज न्यूट्रॉन के बारे में ये भी हम सभी को पता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेश रहित होता है, यानी न्यूट्रॉन का कोई भी आवेश वहां, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, आपका परमाणु जो रिएक्टर में, इसका काफी ज्यादा यूज वहां पे किया जाता है। कभी पूछा गया उपयोग, परमाणु रिएक्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज आपका वहां पे किया जाता है।
अच्छा ये बताओ क्विक सिल्वर, ये बताओ क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? बताओ, सीसा है, पारद है, या पारा है, या स्वर्ण है, तांबा का? तो क्या बताओगे इसका राइट आंसर? यहां पे सीधा बताना कि भाई पारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। यही आप देखो, पारा के बारे में एक पॉइंट ये भी याद कर लेना कि दोस्तों ये केवल आपका एकमात्र, ये क्या है दोस्तों, आपका धातु है जो आपका सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, यानी कमरे के यहाँ पे रहता है। और ये प्रयोग कहाँ पे होता है? आप देखो जो आपके थर्मामीटर होते हैं ना, वहां पे ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और ये कि एकमात्र ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पे आपके द्रव अवस्था में रहता है। किसका नाम बताएंगे? पारा का। का पूछा जाता है कि एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पे आपकी द्रव अवस्था में रहेगा। अधातु बोलेगा, आपको पारा का नाम बताना है। दोनों में कंफ्यूज ना होना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा वहां पे होते आता है। ये बताओ हाइड्रॉक्सिल समूह वाला आपका ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? इसमें बताओ किसका पूछा जा रहा है? आपका ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा हो जाएगा? चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, क्या बताओगे राइट आंसर इसका कितना यहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे सीधा सीधा बताना आपका कार्बोलिक अम्ल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और इसको और क्या कहा जाता है? आपका फिनोल। इसे और किस नाम से हम लोग जानते हैं? फिनोल भी आपका ये कहा जाता है। OH यानी हाइड्रॉक्सिल समूह आपका यहाँ पे होता है। और ये आपका यूज किस रूप में होता है? आप क्या बताओगे? आपका ज्यादा कीटाणुनाशक में दोस्तों ये काफी ज्यादा आपका यूज वहां पे किया जाता है। किस रूप में? कीटाणुनाशक बहुत ज्यादा। अगला सवाल आता है, अच्छा ये बताओ फ्रियान का प्रयोग निम्नलिखित में किस रूप में किया जाता है? किसका पूछा? और ऑप्शन क्या है? कीटनाशी आपका दिया गया, थातनाशी आपका, प्रशीतक, या आपका अग्निशामक। बताओ फ्रियान सवाल होता है। हम लोग जब 8वीं की बुक पढ़ते होगे ना, तब भी आपको फ्रियान बार बार रिपीट वहां मिला करता होगा वहां पे। तो कहां है? आप बताओगे प्रशीतक यानी ठंडक के रूप में। ऑप्शन सी। आप देखोगे जो हम लोग घरों में जो फ्रिज होती है ना, वहां पे ये सीएफ तो आपको वहां पे काफी ज्यादा आपका होता है। अब फ्रियान दोस्तों क्या होता है? जो फ्रियान होता है इसे क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से ये आपका जाना जाता है। और ये आपका फ्रिज हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, में कूलिंग हो गया, या फिर जो हम लोग घर में एसी यूज करते हैं, वहां पे आपकी सीएफसी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही आपकी वहां पे यूज उसमें आपकी काफी ज्यादा इस समय फेमस इस वजह से हो गया था। ये आपकी जो हमारे वायुमंडल आपकी ओजोन परत है, उसको ये बहुत ज्यादा, जिससे क्या होता है जो आपकी अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है वो सीधे सूर्य किरणें होती है, सीधे हमारे क्या स्किन में पड़ती है। अब इसकी वजह से आपकी ज्यादा काफी यूज होने लगा है। तो पराबैंगनी जो आपकी ओजोन परत जो उसमें छेद आपकी हो गई है, तो जो आपकी अल्ट्रा पड़ती है, इससे क्या हो रहा है, कई मान लो कई जो आपके कैंसर के पेशेंट हैं, इनकी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि भी। इसलिए दोस्तों आपका फ्रियान है काफी ज्यादा कंट्रोल आपका फिलहाल वहां पे किया जा रहा है। अच्छा ये बताओ निम्नलिखित में से जैव ईंधन इनमें से कौन सा है? कोयला है, पेट्रोल है, बायोगैस, या स्टील? तो बताओगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आंसर लगभग सारे बच्चे यहाँ पे राइट दे रहे हैं। तो क्या बताओगे जैव ईंधन क्या हो जाएगा? सीधा बताना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बायोगैस जो आपका गोबर हो गया, या आपकी वनस्पति अपशिष्ट आपकी वहां बनती है, आपका अक्षय ऊर्जा स्रोत है। ये क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पे नोट करना, अक्षय। ये आपकी एक अक्षय ऊर्जा स्रोत का दोस्तों कभी पूछा गया इसका। अच्छा ये भी बता दो कि मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक इसका क्या बताओगे? इथेन का। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव ईंधन का मुख्य घटक कौन सा, नाम बताना है। इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे ये हो जाता है। अगला सवाल ये पूछ रहा है हमसे, ये बताओ
हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। भाई सभी को सवाल देखो, वही मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे सवाल आपको गलत नहीं करने वहां पे। अगर आगे 50 क्वेश्चन मान लो पेपर में आते हैं, कम से कम ये मान कि आपके 10-15 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बेसिक आपको वहां पे नजर आने वाले हैं। तो सीधा क्या राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे आपका कैसा आवेश होता है, आप बताओगे ऋण आवेश होता है, और ये परमाणु के आपके वहां पे किया करता है। और इसका जो द्रव्यमान भी होता है इलेक्ट्रॉन का, ये बहुत ज्यादा कम आपका वहां पे होता है। निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु बताओ, कठोर धातु इनमें से कौन सी है, हो इनमें से बताना भाई। कठोर धातु कौन सी है, और धातु भी हमारी होनी चाहिए। बताओ, सोना होगा, प्लेटिनम होगा, टंगस्टन होगा, चांदी होगा, किसका नाम, सीधा सीधा आप किसका नाम बता दोगे, यहां बताना है किसका, टंगस्टन का। ऑप्शन राइट आंसर यहां पे आपका हो जाएगा। दोस्तों जो गलनांक बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे अधिक होता है, और ये कहाँ पे यूज होता है, ये आपके जो बल्ब होते हैं, बल्ब के फिलामेंट में इसका काफी। तो अगर इसके गलनांक की बात करें कि टंगस्टन का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसका जो गलनांक होता है, बताओगे आप, यहाँ गलनांक हो जाएगा इसका 3422 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका दोस्तों गलनांक। यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन मेरे ख्याल से निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु, सोना, प्लेटिनम, टंगस्टन, चांदी, क्या बताओगे, कई बार पूछा गया आपका गलनांक वाला। तो यहाँ क्या बताओगे, टंगस्टन का नाम ले लेना, और गलनांक अगर पूछा जाए कि इसका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसका गलनांक भी नोट कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा, तो कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत, क्या लिखा, ऑक्साइड परत बनने के कारण क्षारण है नहीं होता है। मतलब तांबा होगा, लोहा होगा, एल्यूमिनियम होगा, जस्ता होगा, इसका भी आंसर लगभग हर बच्चे को बिल्कुल बेसिक सवाल वहां पे हो जाता है। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आपके पूछे गए हैं, तभी मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपका, करा रहा हूँ कि जो अपना एग्जाम लगने वाला है वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगर आप इनमें क्वेश्चन बना पा रहे हैं, चल रही है, अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हैं, तो जहां जिस आपके पार्ट के क्वेश्चन ना बनना है, तो उसे आप अच्छे से जरूर। दोस्तों राइट आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो आपका एल्यूमिनियम की पतली परत आपकी बन जाती है, और ये परत धातु की और अधिक संचार से वहां बचाती है। और दोस्तों जो आपका एल्यूमिनियम धातु होता है, क्या होता है, हल्का भी काफी होता है, और काफी ज्यादा मजबूत धातु भी आपकी वहां पे आपकी एल्यूमिनियम वहां पे हो। अच्छा, एक सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, जब लोहे से बने पानी के पाइप पर जंग लगती है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, जब लोहे से बनी पानी के पाइप पर जंग लगने लगती है, तो उस पर परत चढ़ जाता है, इस प्रक्रिया को आपका क्या कहा जाएगा। ये चार ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। आपका स्कोर कितना पहुंच रहा है, अगर लास्ट तक आपके 35 प्लस जा रहे हैं, तो सही तैयारी दोस्तों आपकी वहां पे चल रही है। तो क्या दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और इस पे दोस्तों क्या होता है, जो आप देखोगे जो लोहे पर क्या होता है जाती है, आप देखा होगा जैसे कोई जो हम लोग घर में जो नल होते हैं वहां पे हैंड पंप होते हैं, जब आपकी वो निकलती है, आप देखो वही लगा ना, तो वही जो आपका लाल या भूरा कलर का हमें वहां पे दिखाई पड़ता है। तो ये क्या हो दोस्तों, तो एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया कि जब लोहे में जंग लगता है उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है, या उसकी मजबूती पे क्या प्रभाव पड़ता है, और जो आपका दोस्तों ये जंग होता है इसका सूत्र क्या होता है, और लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग पेपर पूछे भी गए हैं, और जो मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं उसमें मैंने डिटेल सारा कुछ वहां बता रखा हूँ। अगर हर चीज को मैं आपको भी क्लास वहां पे जाएगी, तभी मैं कहता हूँ मैं जितने एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, और जो मैंने कंप्लीट नोट्स दे रखे हैं, जो प्रीवियस
एसटीएम ने एप्लीकेशन दे रखे हैं, आप तैयार करते चलना भाई, अगर आपको इसी साल अपना एग्जाम वहां पे क्लियर करना है तो। चलिए जा रहा है, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं, बताओ राइट आंसर यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों इसका भी आंसर लगभग हर बच्चे को पता है। यहाँ आंसर यहाँ बता रहा है, क्या बताओ इस चीज? नाइट्रोजन। ऑप्शन बी दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 78% आपका यहाँ पे हो जाता है। और कभी ऑक्सीजन का पूछा जाता है आपका, ये आपका 21% यहाँ पे हो जाता है। ये अगर पूछा जाए इसका रंग कैसा होता है, तो ये गैस दोस्तों आपकी रंगहीन होती है। और गंध पूछा जाए, कोई गंध भी आपकी यहाँ पे नहीं होती है। और क्या बताओगे, ये आपकी एक प्रकार की अक्रिय गैस है। ये सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे की जाती है, कहाँ पे की जाएगी, आप बताओ? ये सबसे ज्यादा आपका यूज वहां पे बहुत ज्यादा वहां पे होता है। तो ये कुछ नाइट्रोजन के बारे में ये पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए, जहां से हमारे पेपर क्वेश्चन। अगला सवाल में ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव आपकी मुक्त अवस्था में आपकी पाई जाती है? तो ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इनमें से बताना कि राइट आंसर आपका क्या होगा। यह सोडियम है, तांबा है। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कभी पूछा गया तो क्या बताओगे इसका राइट आंसर? तो सीधे बताओगे गोल्ड भाई, स्वर्ण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपका ये सोना होता है ना, ये आपका अधिक होती है। और ये आपका क्या बता, ये जो आपका सोना होता है, यहाँ पे एक चीज ये याद करना इंपॉर्टेंट आपका, अत्यधिक जो आपकी अभिक्रिया, क्या लिखो, अभिक्रिया, यहाँ पे नोट करना, अभिक्रियाशील, ये दोस्तों आपकी नहीं होती है। नहीं चीज नोट कर लेना, क्योंकि जब ये आपकी अभिक्रियाशील स्वतंत्र अवस्था में वहां पे आपकी पाई जाती है, और इसी वजह से ये आपकी प्रकृति में मुक्त अवस्था में आपकी पाई जाती है। और यहाँ पे होता है भाई आभूषण, आजकल तो भाई गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा ही आपकी वहां पे हो गई है। तो क्या बताओगे भाई, ये आपके स्वर्ण यहाँ पे। अगला सवाल दोस्तों आपका ये राइट आंसर हो जाता है कि जिस प्लास्टिक आपका पॉलीमर से कंधे खिलौने, क्या है? कंघे, पॉलीमर से कंघे हो गए या खिलौने हो गए, कटोरे हो गए, आज बनाए जाते हैं। हो गए इन 4 ऑप्शन में जो हम लोग कंघा यूज करते हैं वहां पे घरों पे। अब यही पूछा भाई वो कौन सी प्लास्टिक हो जाए, जो आप देखोगे के बर्तन, जैसे कटोरा हो गया, बाल्टी हो गया, ये सब यूज करते हैं, वो कौन सी प्लास्टिक वहां पे यूज की जाती है, ये आपसे पूछ। तो क्या बताओगे यहाँ पे? पॉलीस्टाइरीन बता देना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आप ये होता है दोस्तों, एक दोस्तों आपका क्या है, ये आपका हल्का है। दूसरा क्या बताओ, ये आपका सस्ता भी होता है। तीसरा दोस्तों प्लास्टिक भी दोस्तों आपका यहाँ पे होता है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा यूज होता है। और ये आपका थर्मोप्लास्टिक होता है, जिसे आसानी से आपका जो भी आकार देना चाहोगे बड़ी आसानी उस आकार में आपका ढल भी जाता है। और इसी वजह से ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा इसका हम लोग हो गया, या प्लास्टिक के जितने भी हमारे, जैसे कि जो आपका प्लास्टिक कूलर आते हैं उनकी जो बॉडी हो गया, या घरों में जो छोटे छोटे बास्केट इसके पॉलीस्टाइरीन के वहां पे बनाए जाते हैं। अच्छा ये बताओ, अच्छा जिलेटिन का प्रयोग प्राय आपका किया जाता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है जिलेटिन का। तो मेन पर्पस क्या होता है ये, फिर एक बार सोचिए कि क्या आप इसका राइट आंसर कितना आप वहां बता सकते हैं, क्या आप इसका राइट आंसर वहां आपका रिलेशन बढ़ते हैं वहां पूछेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस वहां पे कर लीजिएगा। तो क्या बताओगे उसका राइट आंसर, ये बताइएगा कोलाइड्स, कोलाइड्स को स्थायी करना। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी दोस्तों जो आपका जिलेटिन वहां पे होता है, और ये आइसक्रीम को स्मूथ और क्रीमी बनाता है, और ये जमने से पहले क्रिस्टल बनने से आपका, जैसे किसका यूज होता है वहां पे,
जिलेटिन का प्रयोग आपका वहां पे किया जाता है। सीधा सीधा क्या बताओगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ। अच्छा ये बताओ, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, अभी मैंने ये आंसर कराया भी था क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है कौन सा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो मुख्य घटक किसका नाम बताओगे, मीथेन का सर यहाँ पे हो जाता है। यानी प्राकृतिक गैस दोस्तों ये मान चलना, जो आपका मीथेन की मात्रा लगभग कितनी होती है, आप ये लेके आपको ये 90% इसकी मात्रा वहां पे दोस्तों आपकी हो जाती है। अब ये ऊर्जा का स्वच्छ भी का स्रोत भी आपको, स्वच्छ स्रोत भी आपका होता है। और इसका उपयोग दोस्तों कहाँ पे होता है, जैसे जो हम लोग रसोई गैस में आप सीएनजी का यूज करते हैं, सीएनजी इसका यूज भी आपका वहां पे किया जाता है। अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, सोने प्रदुभाव करने के लिए प्रकृति यानी प्रयुक्त की जाने वाली विद्युत धारण प्रक्रिया होती है, कैसी होती है। ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। विद्युत लेपन, स्वर्ण आपका नाइट्राइड हो जाएगा, स्वर्ण आपका सल्फेट होगा, या विद्युत अपघटन हो जाएगा। आंसर, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी रिपीट हुआ तो क्या बताओगे, सीधा सीधा इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का बताओगे विद्युत का लेपन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। या दोस्तों आपका विद्युत लेपन से किसी धातु की परत वहां पे चढ़ाई जाती है, और ये आपका सौंदर्य और आपका संक्षारण रोकने के लिए इसका उपयोग दोस्तों कहाँ पे होता है, जैसे आपके आभूषण बनाने में या बर्तन बनाने में इसके बहुत ज्यादा यूज वहां पे आपका किया जाता है। दोस्तों यहाँ से हमारे फिजिक्स के 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो भाई भाई एक क्वेश्चन आए जब 5 है, आपको सब में टाइम, आपका हर क्वेश्चन एक एक इंपॉर्टेंट आपको वहां पे होता है। तो क्या पूछा जा रहा है, एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः की, जैसे आप देखा होगा कि कोई भी चीज आप वहां गिरते छोड़ते हैं वहां पे, वो नीचे पृथ्वी पर क्यों गिरती है भाई, क्या रीजन को पता है भाई, गुरुत्व जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वही तो आपका होता है। तो क्या बताओगे दोस्तों, जो आपका गुरुत्व होता है, ग्रेविटी होता है, यही गुरुत्वाकर्षण बल कितना है पृथ्वी का, जी का मान तो 9.8, ये भी याद कर ले, मीटर पर सेकेंड दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा। द्वारा हर वस्तु पे आपका लगाया जाने वाला एक आपका आकर्षण बल होता है। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम प्रतिपादित किया था, और इसी बल के कारण ही दोस्तों कोई भी वस्तु हम लोग जो ऊपर फेंकते, भाई वो ऊपर ही क्यों नहीं चली जाए, नीचे क्यों नहीं, वो नीचे क्यों आ जाए। पृथ्वी होती है हर वस्तु पे एक बल लगाती है, यानी अपनी ओर वहां पे खींचती है। कौन सा बल होता है, गुरुत्व बल होता है। तो आप क्या राइट, डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, वह प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, बताओ सबसे कम विचलित होगा। यानी कि जैसे कि मान लो कोई यहाँ पे आपका एक प्रिज्म रखा गया है, प्रिज्म ऐसे ही रख दो हमने, ये आपने कोई प्रिज्म यहाँ पे रख दिया, क्या रखा, एक प्रिज्म। अब यहां से कोई जो प्रकाश आई, अब ये पूछा जा रहा है, हो जाती है यहाँ पे। अब ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ कौन सी किरण ऐसी है जो प्रकाश आया जो सबसे, तो कौन सा होगा, बैंगनी, हरा, लाल, पीला, तो कौन सा सबसे कम विचलित होगा, सीधा सीधा क्या बता देना है कि दोस्तों जो आपका होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इसकी क्या होती है, जो तरंग दैर्घ्य होती है, क्या बताओ, कम विचलन वहां पे आपका होता है। और प्रिज्म में जो आपका लाल रंग होता है सबसे कम वहां पे झुकता है, सबसे कम वहां पे लाल रंग ही। तो आप देखा होगा कि जो आपके इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है सिग्नल में, आपका रेड लाइट वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है। आप देखा है जो उनके सिग्नल होते हैं, आपके रेड लाइट का यूज इसी वजह से किया जाता है कि जो आपका लाल प्रकाश होता है बहुत दूर तक वहां पे जाता है, तो इसी वजह सिग्नल में सबसे ज्यादा लाल कलर का ही यूज आपका वहां पे किया जाता है। तो क्या बताओगे, लाल रेड आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया, ध्वनि की तीव्रता का निर्धारण होता है, भाई ध्वनि की तीव्रता से होता है, गति से होता है, आयाम से होता है, आवृत्ति से होता है, प्रबलता से होगा। भाई हम सभी को इसका आंसर बिल्कुल इजी है, और हर बच्चों को इसका
किससे होता है? आवृत्ति से होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी आवृत्ति जितनी अधिक होगी ध्वनि की उतनी कम होगी, ध्वनि की तीव्रता उतनी अभी कम वहां पे हो जाएगी। और दोस्तों जो आपकी ध्वनि की तीव्रता होती है, क्या बताओ, ये आपकी डेसिबल से किससे मापी जाती है? डेसिबल से आपकी मापी जाती है। और तीव्रता और ऊर्जा में क्या होता है? एक, तो ये भी याद कर लेना कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाएगी? डेसिबल से आपकी वहां पे मापी जाती है। अगला सवाल आता है, स्पष्ट पृथ्वी पर प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोत से आपका प्रतिलक्षित न्यूनतम दूरी क्या? न्यूनतम दूरी आपकी वहां पे क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। वैसे तो सर आप इसका सीधा आप रटी ले निकाल लेंगे ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वहां पे होती है कि यानी कि जैसे कि हम मान लो कोई चीज आगे बोलते हैं, इससे पूछा क्या जाता है दूरी, किसके लिए पूछा जा रहा है? प्रतिध्वनि। यानी कि ये मान चलो जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे हो गया और व्यक्ति यहाँ पे आवाज से कोई बोलता, जैसे मान लो कोई यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हो गया, एक व्यक्ति हो गया, अब यहाँ पे व्यक्ति जब कोई बोलता है इसकी आवाज जो यहाँ पे टकराती है, अब ये आवाज गई, अब यहाँ पे इसकी प्रतिध्वनि सुनने के लिए इनके बीच की ये दूरी पूछी जा रही कि हमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़े, कम से कम दूरी बताओ। बस इतना याद कर लेना, कितनी बता दोगे यहाँ पे आपको? सी से 17, बस ठीक है। क्या बताओगे? 17 मीटर आपको बता देना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी वायु में, दोस्तों कभी कभी आपने ऑप्शन देखा होगा, आपका एक तो यहाँ 332 दिया जाता है और एक कभी आपको दिया जाता है। पर अगर कभी आपके पेपर में 332 दिया जाए तो आपको सीधा से यही आपको टिक कर, वायु में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड ही आपको वहां पे टिक आपको वहां पे करना है। और दोस्तों यहाँ कि जो ये दूरी आपकी निकाली जाती है, किससे निकाली जाती है? आपकी इससे हमेशा निकाली गई है। कैसे निकालोगे? यानी 343 करोगे क्या? 0.1 से गुणा करना, बाय 2 कर दोगे, ये लगभग 17 मीटर आपकी वहां पे आ जाती है। अब एक क्वेश्चन ये भी, आप ध्वनि होती है, प्रतिध्वनि आपकी सुनाई जाती है, प्रतिध्वनि कितने सेकंड में आपकी सुनाई पड़ती है? 0.1 सेकंड। क्या बताओगे? यानी कि प्रतिध्वनि आपकी 0.1 सेकंड में हमें सुनाई जाती है, सुनाई पड़ती, ये भी। अब एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के दिए गए। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ मैंने जो कंप्लीट नोट्स आपको दे रखे, एप्लीकेशन सर्च कैसे करोगे? आपको वहां पे सर्च करना है, NA वाला लिख के आपको सर्च करना है, एप्लीकेशन दोस्तों आपका आ जाएगा जहां मैंने कंप्लीट। दोस्तों अगर आपकी तैयारी अभी तक कंप्लीट ना हुई, बस वो नोट्स की फोटो कॉपी निकला के आप तैयारी करिएगा, या फिर जो आपका स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आप कर सकते हैं, जहां मैं कंप्लीट नोट्स आपको व्हाट्सएप पे ही प्रोवाइड करा दूंगा। बस एग्जाम तक आप अच्छे से तैयार, जब भी देने जाओगे आपके पेपर वहां से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि जो आपका विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को किससे बदलता है? यांत्रिक। अब इसका सिद्धांत दोस्तों आपका चुंबकीय बल पे आपका आधारित होता है। जैसे आपके पंखे हो गए, मशीनें हो गए आदि में इसका काफी ज्यादा है। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या बताओगे आप? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो उसका दोस्तों ये सारे भी आपको प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा। अब इसके साथ दोस्तों एक बात ये हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके ये प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं या क्वेश्चन करा, तो आप अच्छे से इनके नोट करते चलना, क्योंकि ये आपके वही मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ पे करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार। ओके दोस्तों, हम लोग कल एक अगले प्रैक्टिस में, बस जो नोट्स मैंने आपको दे रखे वो नोट्स आप अच्छे से वहां पे तैयार करते चलना, आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन मिलते। कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में।